हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएपीसी। फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा है। सेकंड ब्लॉक पेपर 1 यानी एमपीसी 001 के पेपर यानी फर्स्ट पेपर जो आपका है एमपीसी 001 उसके सेकंड ब्लॉक पर हम हैं, ब्लॉक 2। और आज हम इसकी यूनिट 4 करेंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियोस में सब कुछ कवर कर चुके हैं और ये जो यूनिट है क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड है। अभी तक आपने देखा था हम एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे थे जिसमें हम हर यूनिट के 3 पार्ट्स को लेकर चल रहे थे, मतलब 3 पार्ट में एक यूनिट कंप्लीट कर रहे थे। तो सो फार हमने 21 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं इस तरीके से। और अब जो है हमारा आज ये 22nd वीडियो है जिसमें हम इस वाले यूनिट को कवर करेंगे। ऑलराइट, फाइन। तो ये सब आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग 2 पार्ट है और कोशिश मेरी ये रहेगी कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक एक पार्ट में लेके मैं खत्म कर दूं। यानी कि इस बार हम यूनिट 4 में 2 ही पार्ट कवर करेंगे और हो भी जाएगा आसानी से, क्योंकि आज के वीडियो में हमारा मेजर टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इसके अलावा कि जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट तो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको वो पढ़ने नहीं है, लेकिन वो फास्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे और वो ऐसे टॉपिक्स हैं जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे उनको तो बहुत अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जहां हम प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, जनरल लाइफ से रिलेट करते हुए अपने आंसर को लिख सकते हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई इस तरीके की बड़ी न्यूज बनाकर या बड़ी बात बनाकर आपके सामने कभी प्रेजेंट नहीं की जाती है। और स्पेशली अगर कंटेंट की बात करूं तो साइकोलॉजी का इतना वैरायटी ऑफ कंटेंट आपको हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलेगा। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं मुझसे वो जानते हैं कि यहाँ पे जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ उसमें मेरी पूरी कोशिश रहती है क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको देने की। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि यहाँ पर हम 2 टॉपिक में इस क्लास को डिवाइड करेंगे। एक है क्रिएटिविटी, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। 4.2 क्रिएटिविटी और 4.3 प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे आपको एक्सप्लेन करते वक्त वीडियो बनाने में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ जाए। अगर जरूरत पड़ी तो वहां की वहीं पर देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो हम पार्ट लेंगे वो यहां से लेके ये इतना सारा कुछ होगा। तो चलिए अब और ज्यादा डिले नहीं करते, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर लंबा वीडियो देख के एक बार को घबराहट तो होती है ना, कि हम कितना सारा पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ से आते हैं कि क्रिएटिविटी के बारे में जब हम बात करते हैं, ये जो आपका पूरा यूनिट है ये बहुत सारी चीजों की बात करेगी। तो क्रिएटिविटी के बारे में आपको जानने को मिलेगा और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर तो हम बात नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, पर क्रिएटिविटी पे जरूर अभी हम बात कर लेते हैं कि the most advanced thought process creativity involves production of uncommon and novel ideas that are highly relevant to the situation। क्रिएटिविटी को अगर जब हम डिफाइन करते हैं, क्रिएटिविटी वर्ड की बात अगर फोकस कर ले थोड़ा सा, तो क्रिएटिविटी में क्रिएट वर्ड है ना। क्रिएटिविटी में कौन सा हमें साफ साफ नजर आता है, टू क्रिएट समथिंग। जब हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें कुछ न्यूनेस होगी, कुछ नयापन होगा, कुछ ऐसा होगा जो शायद पहले एग्जिस्ट ना भी हो, पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, और अगर होगा तो डेफिनेटली वो उसका अपडेटेड वर्जन होगा, उसको ब्यूटीफाई करने की चीज होगी। तो क्रिएटिविटी ये चीज हो जाती है। ये एक डिफरेंट, इसके अंदर बहुत सारे पर्सनालिटी फैक्टर, एनवायरमेंटल कंडीशंस, मोटिवेशनल कंडीशंस, सबका कंसर्न होता है, मिक्स होता है। और ये एक कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है या फिर बिहेवियर है। मतलब क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अपने ब्रेन का पूरा यूज करना है। कुछ भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमें अपनी डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज को वर्किंग मोड पे लाना ही होगा। ऑलराइट, मीनिंग की जब इसकी बात करते हैं तो क्रिएटिविटी एक गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है जो कि अनयूजुअल है, नोवल है, ऑफ कोर्स यूजफुल तो होती ही है। मेनी ऑफ सच क्रिएटिव थिंकिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट दैट दे इन्फ्लुएंस द होल ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड आर कॉल्ड एज हिस्टोरिकल क्रिएटिविटी। बहुत सारी क्रिएटिविटी के बारे में जब बात होती है तो देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की हैं कि इस यहाँ पे न्यूएल, शॉ एंड साइमन ने क्रिएटिविटी के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए 4 क्राइटेरिया की बात करी है। ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी हमेशा नॉवेल होती है और यूजफुलनेस से भरी होती है। मतलब क्रिएटिविटी में कुछ ऐसी चीज तो है जो उसको यूनिक बनाती है, राइट। नोवेल्टी उसके अंदर है और वो यूजफुल भी होती है। कुछ भी क्रिएट ही इसलिए किया जाता है कि वो यूज में आ सके। कभी भी क्रिएटिविटी से क्रिएट हुआ प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसा नहीं हो सकता कि यूजलेस हो। ये हमेशा प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज को रिजेक्ट करती है।
ऑफ कोर्स मैंने आपसे बोला अभी कि या तो वो कुछ क्रिएट करेगी या फिर किसी चीज को मॉडिफाई करेगी। कोई चीज, अब मान लीजिए एक पेंटिंग है आपके पास और आपको ये लग रहा है कि अगर इसमें कलर्स और ज्यादा खूबसूरत कर दिए जाएं, इसका बॉर्डर बना दिया जाए, इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी जाएं तो ये खूबसूरत लगेगा, कुछ आपने क्रिएटिव उसमें कर दिया, तो प्रीवियस का जो आइडिया था वो रिजेक्ट हुआ ऑफ कोर्स, तभी तो उसमें नयापन आया। रिक्वायर्स इंटेंस मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस, यहाँ पे इंटेंस मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। क्रिएटिविटी, इंसान जरूरी नहीं है कि बॉर्न होकर ही उसके अंदर हमेशा उतना रहे, वो समय के साथ उन चीजों में इन्वॉल्व होने की वजह से भी क्रिएटिव हो जाता है। तो लगातार मोटिवेशन उसको मिलता रहे और परसिस्टेंस बना रहे, ये भी जरूरी है। रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग द अनक्लियर सिचुएशन इन अ कोहेरेंट, क्लियर एंड न्यू वे, कोई भी चीज जो थोड़ी अधूरी है, धुंधली है हमारे आगे, वो और ज्यादा क्लियर हो जाती है जब उसमें क्रिएटिविटी का यूज होता है। स्टनबर्ग भी कुछ कहते हैं, वो 5 कॉमनलिटीज की बात करते हैं क्रिएटिविटी की रिसर्च में, और वो कौन कौन सी हैं? क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स थिंकिंग दैट एम्स एट प्रोड्यूसिंग आइडियाज और प्रोडक्ट्स दैट आर रिलेटिवली नोवेल एंड दैट आर इन सम रिस्पेक्ट कंपेलिंग। बातें वही होंगी, थोड़ा सा चीजें बदलने की लगेंगी। अच्छा, इसका यूज आप कैसे करेंगे? ये जो कंटेंट अभी हम पढ़ रहे हैं ना क्रिएटिविटी के बारे में, इसका काम हमें अब एग्जामिनेशन में कहाँ जरूरत पड़ेगी? एग्जामिनेशन में जब हम क्रिएटिविटी को डिफाइन करेंगे तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह यूज हो सकती हैं। जैसे आपको ये पता है कि क्रिएटिविटी हैज सम डोमेन स्पेसिफिक एंड डोमेन जनरल एलिमेंट्स इन द सेंस दैट इट नीड्स सम स्पेसिफिक नॉलेज। जब हम क्रिएटिविटी किसी भी चीज में दिखाते हैं तो हम उसमें स्पेसिफिक हो जाते हैं, सारी दुनिया भर की चीजें उसमें नहीं लगा सकते। जैसे मैंने पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया, तो आपका आर्टिस्टिक नेचर उसमें निकल कर आएगा। अब आप उसमें म्यूजिक तो नहीं जोड़ सकते, है ना? हाँ, ये भी हो सकता है कि आप कुछ और ऐसा काम करें जो आप उसमें म्यूजिक भी ऐड कर दें और फिर कुछ नया प्रोडक्ट बना दें, लेकिन फिर भी वो डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन जनरल उसमें जरूर रहता है। क्रिएटिविटी को मेजर किया जा सकता है, कुछ एक्सटेंट तक तो मेजर किया ही जा सकता है। क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड एंड प्रमोटेड, मैंने अभी बताया क्रिएटिविटी को डेवलप भी किया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है आपको किसी चीज में करने में, तो धीरे धीरे आप उस काम को जब करते रहेंगे तो क्रिएटिविटी भी आने लगेगी। क्रिएटिविटी इज नॉट हाईली रिवॉर्डेड इन प्रैक्टिस एट इट इज सपोज टू बी इन थ्योरी। क्रिएटिविटी की जितना हम थ्योरेटिकल बात करते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस में लाया जाए, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस में होगी तभी वो हमें रियल भी लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस है क्रिएटिविटी की, बहुत सारी बातें करी गई है क्रिएटिविटी के। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो यहाँ पे अगेन दी गई हैं, इनसे भी डिफाइन किया जा सकता है। एग्जामिनेशन में जब आपको कॉन्फ्लुएंस थ्योरी लिखने को आएगी, अभी आगे हम थ्योरी पर ही आएंगे, तो वहां पर आपको क्रिएटिविटी को थोड़ा डिफाइन करना होगा। 10 मार्कर में कॉन्फ्लुएंस थ्योरी पूछी जाती है। अब ऐसे में आपको क्या करना होगा? 10 मार्कर की थ्योरी मैंने आपको पहले भी बात बताई है, फिर से समझ लीजिए अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो मेरे इस लेक्चर पर, जिसमें मैं स्पेसिफिकली ये बात करती हूँ कि जब 10 मार्कर का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी होता है। जैसे इंटेलिजेंस की कॉन्फ्लुएंस थ्योरी आ रही है, आई एम सो सॉरी, क्रिएटिविटी की कॉन्फ्लुएंस थ्योरी आपके एग्जामिनेशन में आ रही है, राइट? कि राइट द कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। तो अब उन्होंने आपसे कहा नहीं है कि क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लेन करो, मगर आपको करना पड़ेगा। आपको उसको इंट्रोडक्शन में 2 पैराग्राफ में कम से कम क्रिएटिविटी के बारे में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? आप यही सब लिखेंगे जो इस समय आप पढ़ रहे हैं। ऐसे हम कंटेंट का यूज करते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्फ्लुएंस थ्योरी की हेडिंग डाली और उसके बाद उसके बारे में ही लिखना शुरू कर दिया। यहीं पर एग्जामिनर आपको पकड़ लेते हैं कि ये बच्चा जो है ऑन पॉइंट हो रहा है, वो भी 10 मार्कर के क्वेश्चन में। हमें जिस थ्योरी की बात है तो उसके बारे में लिखना जरूरी है। तो क्रिएटिविटी के बारे में आइए और पढ़ लेते हैं, और जितना चाहे आप एक्स्ट्रा और भी पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं यहाँ तक आपको पढ़ाकर लिमिट में नहीं रख रही हूँ, आप और ज्यादा भी नॉलेज इसके बारे में ले सकते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? इमेजिनेटिव है, इसमें इमेजिनेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है और कुछ ओरिजिनल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ये है पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। फिर आते हैं, ये पर्पसफुल है। क्रिएटिविटी इज इन इमेजिनेशन पुट इनटू एक्शंस टुवर्ड्स एन एंड। क्रिएटिविटी जब भी की जाएगी तब भी उसका कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाएगी। इट प्रोड्यूसेस समथिंग ओरिजिनल इन रिलेशन टू वंस ओन प्रीवियस वर्क, टू देयर पीयर ग्रुप और टू एनीवन्स प्रीवियस आउटपुट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी फील्ड में क्रिएटिविटी की जा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इट हैज वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव it was applied for. Creativity involves not only the generation of ideas but also evaluation, deciding which one is the most adequate one. Creativity, जैसे अगर हम कई लोगों को एक साथ एक कोई टास्क दे करने के लिए, तो उनमें कौन बेहतर कर रहा है, इवैल्यूएशन भी हम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को मेजर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएटिविटी की कुछ डेफिनेशन हमारे सामने यहाँ पे आ गई हैं, और आप देखते जाएंगे आगे तो आपको और भी ज्यादा चीजें, वही बातें थोड़ा बहुत घूम घूम के कुछ बहुत थोड़ा बहुत बदल भी जाएगा, लेकिन वही सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन 2 टाइप की क्रिएटिविटी की हम अल्टीमेटली बात करेंगे। एक है लिटिल और एवरीडे क्रिएटिविटी, और बिग जिसको हम बोलते हैं एमिनेंट क्रिएटिविटी।
जो लिटिल क्रिएटिविटी होती है वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हमारे आसपास की चीजों से ज्यादा जुड़ी होती है। और जो बिग क्रिएटिविटी होती है वो हिस्टोरिकल अप्रोचेस, जिसने कोई बड़ा इम्पैक्ट लाया हो लाइफ में, है ना, हमारे लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, किसी भी चीज में कोई बड़ा इम्पैक्ट लेकर आया, वो बिग क्रिएटिविटी होती है। स्मॉल क्रिएटिविटी वो होती है जो हमसे रिलेटेड होती है, जो हमारे आसपास ही घूमती रहती है। ठीक है, तो इतना हमने क्रिएटिविटी के बारे में समझा। और आप इसके जो आपने जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, 3-4 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ ली है, उसी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्या इंपॉर्टेंट ही है, इसको मान के चलिए आप। 10 मार्कर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और 10 मार्क्स में आता है, ठीक है ना। चलिए, तो कॉन्फ्लुएंस थ्योरी क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि जो ये थ्योरी दी थी स्टर्नबर्ग ने दी थी 2006 में। ओके, इन्होंने इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी के नाम से दिया है, जो कि क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन करती है। ये कहते हैं कि जो ये थ्योरी है, क्रिएटिविटी रिक्वायर्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 6 डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज। उन 6 इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज को आगे आप अपने थ्योरी में डिफाइन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पहले देख लेते हैं वो कौन कौन से इंटर रिलेटेड है। कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पर्सन के अंदर होनी चाहिए जब वो पर्सन क्रिएटिव कहलाता है। नॉलेज ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बिना नॉलेज के आप क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। स्टाइल ऑफ थिंकिंग, क्या डिफरेंट है आपके सोचने के तरीके में जो आपकी चीज को यूनिक बनाएगा। पर्सनैलिटी, आपकी खुद की पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्रिएटिविटी में, यानी पर्सनैलिटी भी एक रोल प्ले करती है। मोटिवेशन, कितना मोटिवेशन आपके अंदर है, इंट्रिंसिक है या आउटवर्ड आपको मिल रहा है, एक्सट्रिंसिक है मोटिवेशन, दोनों ही तरीके से काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, किस एनवायरनमेंट में आप हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं वहां पर आप कितना क्रिएटिव चीजों को कर सकते हैं। कई बार रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से भी हम क्रिएटिविटी नहीं एग्जिबिट कर पाते। जो इनके लेवल्स हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर भी बेस्ड हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की हम बात करें तो वो हर पर्सन के अंदर अलग अलग होती है। तो जहां जहां इनकी डिग्री कम होती जाएगी, हमें उस हिसाब से क्रिएटिविटी में कमी दिखेगी। और जहां पर इनकी जो डिग्री है वो हाई होगी, मतलब एक पर्सन जिसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बहुत हाई है, नॉलेज में वो बहुत अच्छा है, उसका स्टाइल ऑफ थिंकिंग अच्छा है, मतलब जब सबकी डिग्री वेरी करेगी तो ओवरऑल जो कॉन्फ्लुएंस आएगा ये क्रिएटिविटी का, वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। ओके, एक एक करके इन सारे को हम सबको हमें एक्सप्लेन करना है। ये थ्योरी इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसको समझना समझाना सब कुछ बहुत आसान है। आप एग्जामिनेशन में जब इसको लिखें, कुछ एग्जाम्पल्स भी यूज कर सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे आप अभी हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल स्किल की, तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 स्किल्स हैं जिनकी यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले आता है सिंथेटिक स्किल। सिंथेटिक स्किल का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को हम किस नए तरीके से देख पा रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो क्या हम उससे घबरा जा रहे हैं या हम उसको एज अ चैलेंज ले रहे हैं कि ये प्रॉब्लम तो हम बहुत न्यू तरीके से एनकाउंटर कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम के टुवर्ड्स हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक स्किल। उसके बाद आता है एनालिटिकल स्किल। अब एनालिटिकल स्किल का मतलब होता है कि हम ये उस प्रॉब्लम को देखकर ये एनालाइज करें कि इसके हम कितने सोल्यूशन निकाल पाएंगे। उस प्रॉब्लम को ओवरऑल एनालाइज करें। सिंथेसाइज करने में तो हम उस प्रॉब्लम को ऑब्जॉर्व करेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हम इसे कर सकते हैं। लेकिन एनालिटिकल स्किल में हम रिकॉग्नाइज ये कर पाएंगे कि कौन सा आइडिया है जो इस पर वर्क करेगा और कौन सा नहीं। क्विकली हमारा माइंड इस पर वर्क करने लगेगा। फिर है द प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल स्किल, टू नो हाउ टू परसुएड अदर्स ऑफ टू सेल अदर पीपल और द वैल्यू ऑफ वंस आइडियाज। मतलब जब हम इस सिचुएशन पे वर्क करेंगे या प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे तो वो कौन से आइडियाज हैं जिनको हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं कि एनालिटिकल द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज 3 स्किल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्लुएंस भी इनका जरूरी है। एनालिटिकल स्किल यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ अदर 2 स्किल्स रिजल्ट इन पावरफुल क्रिटिकल बट नॉट क्रिएटिव। जब एनालिटिकल स्किल यूज होते हैं और वो एब्सेंस में होते हैं, बाकी दो स्किल्स के एब्सेंस में जब यूज होते हैं एनालिटिकल स्किल्स, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो हो सकते हैं लेकिन बहुत क्रिएटिव नहीं होंगे। इसके अलावा synthetic skill used in the absence of other 2 skills results in new ideas that are not subjective to the scrutiny required to improve them and make them work. प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल स्किल जब यूज होंगे तो वो अलग आइडियाज देंगे। मतलब तीनों स्किल्स इंडिविजुअली भी किसी पर्सन के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन सबका एक साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है। जब वो नहीं जुड़े होंगे एक दूसरे से तो कैसे वो पावरफुली प्रेजेंट कर पाएंगे सिचुएशन को। ठीक है, तो यानी ये जो स्किल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं। नॉलेज पे हम आते हैं। नॉलेज के बारे में तो हम क्या ही कहें कि जितना ज्यादा आपको किसी चीज की नॉलेज होगी उतना ही
बेहतर तरीके से आप उस चीज पे वर्क कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ वर्क कर पाने का कोई प्रेशर नहीं है कि भाई मुझे नॉलेज है, मुझे इस पे वर्क करना है। इसमें विलिंगनेस बहुत बड़ी चीज होती है। तो नॉलेज होने से वो विलिंगनेस भी बढ़ती है। जब आपके अंदर किसी चीज को लेकर नॉलेज अच्छी होगी ना, तो आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे, उस चीज पे वर्क करना चाहेंगे, ये ऑटोमेटिक होगा। तो knowledge on the one hand, one needs to know enough about a field to move in forward. One cannot move beyond where a field if it one does not know where it is. अगर उसको उस चीज के आगे का नहीं पता है तो वो चाहकर भी नहीं करेगा, और अंदर से ही उसकी इच्छाएं सप्रेस होनी शुरू हो जाएंगी। तो गुड नॉलेज इज व्हाट एनीवन रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू गो फर्दर इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, तो यही चीज आपको लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, इसका प्रेशर बिल्कुल नहीं लेंगे। थिंकिंग स्टाइल, थिंकिंग स्टाइल जो होते हैं वो हमारे स्किल्स की तरह ही काउंट होते हैं, क्योंकि हर पर्सन का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, और यही डिफरेंट तरीका डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसा हम सोचेंगे उसी डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो थिंकिंग स्टाइल जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, जब हमारी थिंकिंग का जो पैटर्न है वो दूसरे से डिस्टिंग्विश होगा, तभी तो कुछ डिफरेंट होगा। अगर हम कहते हैं ना कि एक भेड़ चाल चलना, मतलब जिस दिशा में सब जा रहे हैं हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो हम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, क्योंकि हम तो भीड़ के ही हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन अगर हम अलग सोच रहे हैं, अलग करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रिएटिव हम जरूर करेंगे। तो हमारा थिंकिंग स्टाइल भी डिपेंड करता है इस चीज पर कि हमारा क्रिएटिव आउटकम कैसा निकल कर आएगा। पर्सनैलिटी, क्या थिंकिंग स्टाइल हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है? ऑफ कोर्स है, लेकिन पर्सनैलिटी को थिंकिंग स्टाइल को दोनों को अलग अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि थिंकिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी पर्सनैलिटी का, जिसको हमें अलग से समझना जरूरी है। मैंने आपको भी बोला कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे, और उसी तरीके से हमारे रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। तो सोचने का तरीका एक अलग कैटेगरी में यहाँ पे डाला गया है। आते हैं पर्सनैलिटी की तरफ। मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी फोर्थ है अभी हम, हाँ यस, पर्सनैलिटी फोर्थ है। इस पे हम बात कर रहे थे, और अभी मेरा कोल्ड पूरी तरीके से ठीक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि मैं क्लास को कंडक्ट करा सकूं। ऑलरेडी बहुत गैप हो गया है, बट थोड़ा सा मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है जब मैं तेजी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बीच बीच में ये मेरा सप्लीमेंट है जो मुझे चाहिए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पानी है केवल। तो पर्सनैलिटी पे आ जाते हैं। Numerous research investigation have supported the importance of certain personality attributes for creative functioning. कौन-कौन से included है इसमें? Willingness to overcome obstacle, है ना? Willingness to take sensible risk, willingness to tolerate ambiguity and self-efficacy. इसके अलावा भी अगर आप कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी की लिख देंगे ना, तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। और ऐसा नहीं है कि यही लिखेंगे और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब मार्क्स नहीं कटेंगे। मतलब पर्सनालिटी सो मच बिग थिंग। अभी पर्सनालिटी की तो पूरी बुक रह गई है, वो पढ़नी है आपको। तो पर्सनालिटी, आपको पता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स इन आवर पर्सनालिटी जो हमारी लाइफ के एसेंशियल पार्ट है। तो जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम कोई भी ऐसी चीज लिख सकते हैं जो हमें लग रहा है कि हमारे क्रिएटिविटी को एनहांस करने में हमें सपोर्ट करेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप पर्सनालिटी के किसी भी पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट करते हुए लिख सकते हैं कि जितना हमारी पर्सनालिटी इस तरह की होगी कि हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, हमारे अंदर विलिंगनेस हो, हमारे अंदर डिजायर हो, फायर हो, तभी हम क्रिएटिव आइडियाज की तरफ जा पाएंगे। मोटिवेशन, मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो मोटिवेशन जनरली दो टाइप का हमें नजर आता है। आपको पता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कब होता है? जब वो अंदर से होता है, हम ही खुद ही मोटिवेटेड हैं, हमें बाहर का कोई पर्सन मोटिवेट नहीं कर रहा, हम तो खुद ही इतने मोटिवेटेड हैं कि जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं वो हमें कहते हैं ना किक मिलती है उस काम को करने से। कोई चीज जो हमारा पैशन है, कोई भी चीज जो हमें अच्छी लगती है, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें मिल रहा होता है। लेकिन मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक भी होता है, बाहर से भी होता है। कई बार हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं, जब उनको हम देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा हमारे अंदर मोटिवेशन हाई होने लगता है। और जो लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं ना, उनमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस चीज, कौन सा मोटिवेशन आप पर ज्यादा वर्क करता है, कि जब आप खुद से ही मोटिवेट खुद को करना पसंद करते हैं, या आप खुद ही होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, करते नहीं है जबरदस्ती, ऑटोमेटिक होते हैं, या फिर जब आप दूसरों को देखते हैं। मैं आपको एक चीज और बताते चलूं, ज्यादातर लोग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं, कम ही लोग होते हैं जो इंट्रिंसिक से मोटिवेट होते हैं। मतलब ये वही लोग होते हैं जिनके अंदर आप किसी चीज को लेकर बहुत पैशन होता है, कुछ करना चाहते हैं, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन एक कैटेगरी वो भी है
जो दोनों से ही मोटिवेट होती है, कि खुद भी होता है और फिर जब कुछ बाहर भी मिल जाए, बाहर के एनवायरनमेंट में भी ऐसी चीजें मिल जाए, लोग मिल जाए, इस तरीके का वर्क प्लेस मिल जाए या वो सराउंडिंग्स मिल जाए, तो उनके अंदर अंदर बाहर फिर मोटिवेशन ही चलता रहता है और वो हमेशा बहुत ज्यादा एक्टिव आपको नजर आते हैं। तो मोटिवेशन ऑफ कोर्स बड़ा रोल प्ले करता है। अब जब हम ये वाला पार्ट पोर्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी कैन राइट द मोटिवेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, and to be and for a person to be very creative, both type of motivation can be useful, है ना, can be useful। how it can be useful मैंने आपको भी बताया कि जब हम बाहर के environment से ज्यादा motivated होंगे, so we will have a desire to do it, and when the desire will flourish, automatically things will come up in a better way and the creative results will come। ये जो मैं लैंग्वेज अभी अब बोल रही हूँ ना आपको, आप इस तरीके से इस फ्लो में आंसर को लिख सकते हैं। ट्रस्ट में आपको कुछ भी ऐसा बुकिश होने की जरूरत नहीं है ना। तो मोटिवेशन की वजह से पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट पे आते हैं। हाँ, हम अपने 6 पॉइंट पर आ चुके हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट, फाइनली इंसान को क्या जरूरत है, एक अच्छे एनवायरनमेंट की, जो सपोर्टिंग हो, रिवॉर्डिंग हो, क्रिएटिव आइडियाज से भरा हुआ हो। एनवायरमेंटल सपोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे आसपास के हैं। अब आप सोचिए, आप एक ऐसी जगह पे वर्क करते हैं या फैमिली में भी मान लीजिए आपके लोग ऐसे हैं जो आप किसी भी अच्छे काम को जब करना चाहते हैं तो वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं कि अरे कहाँ ये, क्यों फालतू के कामों में लगे रहते हो, ऐसा करके क्या हो जाएगा। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे, स्कूल में, कॉलेज जहां भी आप हैं वहां पर लोग हो सकते हैं जो आपको ऐसा बोलें कि दे कीप ऑन डिमोटिवेटिंग यू फॉर समथिंग, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, दैट एनवायरनमेंट इज ऑफ कोर्स नॉट गुड फॉर यू। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां आपको लोग पुश करें कि यस यू कैन डू इट। अच्छा, ये अच्छे वाली कैटेगरी आपको ज्यादा मिलेगी नहीं, तो आपको अपने अंदर ही ज्यादा थोड़ा सा जगाना पड़ेगा खुद को कि आपको करना है, क्योंकि दुनिया में आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे, क्योंकि नोबडी वांट्स कि आप कुछ अच्छा करें। कोई नहीं चाहता है, कोई चाहता ही नहीं है, मतलब वो खुद भी कुछ नहीं करने वाले लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं, और आपको तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप अच्छा करें, राइट। तो आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, बिकॉज यू हैव टू मेक अ चेंज इन योर सोसाइटी एंड यू हैव टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एज वेल। तो आपको करना ही करना है, डू समथिंग, आई वुड ऑलवेज से। तो मैं कहाँ चले गई, ज्ञान की बातें आपको देने लगी, एनवायरमेंट पे बात चल रही थी कि ऐसा एनवायरमेंट हमें ढूंढना होगा, और नहीं तो हम भी किसी के लिए ऐसा एनवायरमेंट बन सकते हैं। ट्रस्ट में, जब आप किसी के लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं ना, तो आप भी एक एनवायरमेंट है दूसरों के लिए। हम हमेशा अपने लिए ही क्यों तलाश रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी के लिए वो एनवायरनमेंट बन जाए जो हम अपने लिए चाहते हैं। और अगर ऐसा हम करते हैं ना, तो हम एक पॉजिटिविटी बिल्ड कर देते हैं आप अपने अराउंड, दूसरे के अराउंड, और वो पॉजिटिविटी टू वे वर्क करती है। वो पॉजिटिविटी हमने जो बिल्ड किया ना, वो हमें भी पॉजिटिव ही करेगी, नेगेटिव तो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जब एनवायरनमेंट जो होता है वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है मोटिवेशन का, और उसकी ही वजह से हमारे क्रिएटिव होने या ना होने पे फर्क पड़ता है। तो ये एक फैक्टर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कॉन्फ्लुएंस की बात कर लेते हैं कि concerning the confluence of these six components, creativity is hypothesized to involve more than a simple sum of a person's level on each component। यहाँ पे हम कहते हैं कि देयर में बी थ्रेशोल्ड फॉर सम कंपोनेंट, जैसे नॉलेज हो सकता है कम हो किसी के लिए। एज अ कंक्लूजन, अब हम इस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे वही जो शुरुआत में मैंने आपको बात बताई थी उसी को अपने वर्ड्स में यहाँ पे बताया गया है कि किसी के अंदर नॉलेज ज्यादा हो सकती है, मोटिवेशन कम हो सकता है। नॉलेज कम हो सकती है, मोटिवेशन ज्यादा हो सकता है। दूसरा, एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं मिला हो, ये हो सकता है। ये 6 फैक्टर जो है वो एक अप डाउन के बैलेंस में होंगे, लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना है। और जब ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में हमें पर्सन में नजर आएंगे, तो हमें हर पर्सन की क्रिएटिविटी भी अलग अलग नजर आएगी। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इंडिविजुअल डिफरेंस वाली बात ये हो गई कि एक पर्सन के अंदर, अगर हमने ऐसे मान लेते हैं चलिए कि एक ए है पर्सन और दूसरा पर्सन बी है, इसके अंदर ये 6 कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है, और इसके अंदर जो ये 6 कंपोनेंट्स की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब ये बहुत ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये और कम है ना, ये थोड़ी ज्यादा है और ये इतनी है। और बी में क्या है, काफी चीजें हमें हाई दिख रही हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है ना कि क्रिएटिविटी इसकी हाई होगी। तो ये सिंपल सा पॉइंट है जो इन्होंने यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है कि किस तरीके से इंटरेक्शंस इनके बीच में होगा, चीजों के बीच में, और किस तरीके से हमें क्रिएटिविटी अल्टीमेटली नजर आएगी, राइट।
क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। क्रिएटिविटी के बहुत सारे, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ। Guilford considered creative thinking as involving divergent thinking, which emphasizes fluency, flexibility, originality and elaboration. ये चार टर्म्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं। एलाबोरेशन, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टाइटल्स, रेजिस्टेंस ऑफ प्रीमेच्योर क्लोजर। इन 6 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है अगर आपको क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट्स के बारे में लिखना पड़ता है। एज सच ये ना 6 मार्क्स में पूछा जाता है, ना ही सी सेक्शन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप यहाँ से वीडियो स्किप कर दें। आपको इसको समझना है। क्यों समझना है मैं भी बताऊंगी, वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ फिर कि आपको क्यों समझना है। आप इसको समझिए पहले, थोड़ा सा क्विकली करूंगी, मैं खुद भी इसको बहुत डिटेल में लेके नहीं चलने वाली हूँ क्योंकि इतना रेलेवेंट नहीं है ये। तो क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो गिलफर्ड ने ही पहली बात तो क्रिएटिव थिंकिंग को, आपको ध्यान होगा गिलफर्ड की थ्योरी अगर आपको याद हुआ, अगर आप रेगुलर क्लासेस मेरी कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने गिलफर्ड की थ्योरी में आपको बताया था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग एक बात हुई थी। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्स वर्ड से ये बना है, मतलब ये एक पर्सन है जिसकी डाइवर्स पर्सनैलिटी है। तो वो एक सिंगर भी है अच्छा, वो एक पोइट भी है अच्छा, वो कुकिंग भी अच्छा कर लेता है, वो रेसिंग में भी अच्छा है, वो बहुत तमाम चीजों में बहुत अच्छा है। मतलब पर्सन एक है मगर उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी हैं, डाइवर्स पर्सनैलिटी है, राइट। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग भी वही होती है जिसमें हम बहुत सारी चीजें को देखते हैं कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा कि क्रिएटिव थिंकिंग को आप डाइवर्जेंट थिंकिंग से नहीं रिप्लेस कर सकते। क्रिएटिव होना एक अलग चीज है, डाइवर्स होना एक अलग चीज है। तो क्रिएटिविटी रिक्वायर्स सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम एज वेल एज रीडेफिनेशन एबिलिटीज विच इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट, रीइंटरप्रिटेशन, फ्रीडम फ्रॉम फंक्शनल फिक्सनेस। मतलब अगर आप क्रिएटिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फिक्स नहीं हो सकते कि क्रिएटिव है तो बस इतनी इतनी चीजें उस पर्सन के अंदर होंगी, है ना। कुछ और चीजें भी हमें नजर आ सकती हैं। एक टेस्ट है, टॉरेंस का टेस्ट है क्रिएटिव थिंकिंग का, और इसके बहुत सारे रिवीजन भी आए। उसमें 6 कंपोनेंट्स क्रिएटिविटी की बात की गई है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। अब टॉरेंस के अकॉर्डिंग है ये, आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी होगी कि टॉरेंस के अकॉर्डिंग, अगर हमसे पूछा जाता है कि टॉरेंस के अकॉर्डिंग क्रिएटिव थिंकिंग के डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, तो वो ये सब है। फ्लुएंसी होनी चाहिए, मतलब फ्लुएंसी का मतलब हो गया कि कितने सारे आइडियाज वो दिखा सकता है, नंबर ऑफ रेलेवेंट आइडियाज, कितने रेलेवेंट आइडियाज पर्सन के अंदर है वो दिखा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आइडिया पे रिजिड नहीं रहना है कि हमने इस आइडिया को यहाँ इंप्लीमेंट किया, हम अगली बार में उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, नहीं, आइडिया रिजिड नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल होना चाहिए आइडिया, उसको इलेबोरेट किया जा सके। ओरिजिनल आप समझते हैं, मतलब उसमें अपनी यूनिकनेस होनी चाहिए, उसको इलेबोरेट किया जा सके, मतलब उसमें और नंबर ऑफ आइडियाज को जोड़ा जा सके, उसकी लिमिट सेट ना हो कि हम उसके आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। टाइटल्स की एब्स्ट्रैक्टनेस होनी चाहिए, यानी कि उसको लेबल जब हम करेंगे तो डिग्री बियॉन्ड लेबलिंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ थॉट। इट मेजर्स द डिग्री एट टाइटल मूव बियॉन्ड कॉन्क्रीट लेबलिंग ऑफ द पिक्चर्स ड्रॉन। मतलब जब हम किसी भी चीज में क्रिएटिविटी को दिखाते हैं तो वो उस टाइटल पर फिक्स नहीं होनी चाहिए, उसको उसमें चेंजेस किए जा सकें। रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर, द डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल ओपननेस बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट क्रिएटिव बिहेवियर रिक्वायर्स अ पर्सन to consider a variety of information when processing information and to keep an open mind। यानी कि जब हम किसी भी क्रिएटिविटी का जब हम फेसेट की बात करते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल ओपननेस होनी चाहिए, मतलब हमारा माइंड इतना रेडी होना चाहिए कि उस चीज को हम इलाबोरेटिव वे में जा सके, हम उस पर रुके ना, रेजिस्टेंस वाली स्थिति ना आए। ओके, अब ये इसके कुछ असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए। नॉर्मली मैं एक क्लास में इतना ही पार्ट कवर करती थी, लेकिन अभी हम स्टेजेस की बात करेंगे, क्रिएटिविटी की स्टेजेस क्या होती हैं, और उसके बाद हमारा ज्यादा क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का क्या रिलेशनशिप है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और क्रिएटिविटी के मेजरमेंट की बात करेंगे, कुछ टेस्ट के बारे में यहाँ पे बात दी गई है। ऑलराइट, बस इतना सा पार्ट और हमें और कवर करना है। मेरी कोशिश रहेगी अगले 10 मिनट के अंदर मैं इसको कवर कर दूं, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा मुझे खींचने का इसका कोई प्लान नहीं है। आइए फटाफट से क्रिएटिविटी के स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि वीडियो ऑलरेडी हो चुका है 25-26 मिनट का, तो वो वीडियो हो ही चुका है। और अभी ये वाले टॉपिक को अगर मैंने बहुत ज़्यादा क्विक और शॉर्ट मारा तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरा प्लान तो बिल्कुल नहीं था इस वीडियो के 3-4 पार्ट करने का, लेकिन मुझे लगता है मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी और फिर सारी चीज़ें डिस्कस करते करते ये वीडियो कम से कम 45 मिनट्स का हो जाएगा, जो मुझे नहीं लगता आप बिल्कुल भी देखने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब अपनी बात को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ रहा है। वीडियो के बिगिनिंग में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं सारा पार्ट कवर करूंगी, बट एंड तक आते आते मैंने अपना थॉट बदल दिया है, बिकॉज मैंने अभी चेक किया वीडियो को कि उसकी थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो गई है। ऑलराइट, तो कोई बात नहीं, इसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।
और पढ़ते रहिए आप, वीडियो में कहीं पर भी हो, चाहे वो इस पार्ट में हो चाहे नेक्स्ट पार्ट में हो, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं इलैबोरेटिव थोड़ा हो जाती हूँ और इस वजह से मेरा कंटेंट थोड़ा एक्सप्लेनेटरी ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत शॉर्ट में चीज़ को करना, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आप सम अप कर दें किसी चीज़ को, उतना एक्सप्लेनेशन जितना रिक्वायर्ड उतना तो करना ही पड़ेगा। आई डोंट नो, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड हियर बट okay, I'm really sorry for what I said and I could not do, but anyway I'll be bringing the remaining stuff in the next video for you guys, but I'm sure कि next video तो इतना लंबा नहीं होगा। all right, तो चलिए इस वीडियो से मैं साइन ऑफ करती हूँ, हालांकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा करते हुए, बट फिर भी करना पड़ेगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।